एवरीवन, वेलकम टू नौकरी प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ अपने चैनल पर CHSL 2024 के लिए एक बूस्टर सीरीज स्टार्ट की है, जिसके तहत मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट चौथा है। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमारी क्लास उन सभी बच्चों के लिए जिसने थ्योरी पढ़ी है या फिर थ्योरी नहीं पढ़ी है। जिसने थ्योरी पढ़ी है उसको यहाँ बहुत अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा, और जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है उसको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी अच्छा और डिटेल सॉल्यूशन दिया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनीज इन इंडिया। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी अंग्रेजी या फिर ऑप्शन डी पुर्तगाली। देखिए, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स ये फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे, और ये कब से कब तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे? ये रहे थे 1742 से लेकर 1754 तक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। ठीक है। देखिए, हमारे भारत में डच, फ्रेंच, अंग्रेज, पुर्तगाली सभी आए थे। आइए देखते हैं इन्होंने अपने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी और ये किस क्रम में भारत में आए थे। देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1898 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद फिर आए थे ब्रिटिश, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। फिर आए थे डेनमार्क, और डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। फिर इसके बाद हुई थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1771 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर ऑप्शन सी CR दास, या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। इन्होंने कब स्थापना की थी इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने 1876 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, दादा भाई नेहरू जी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, दादा भाई नेहरू जी ने 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है। और 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने। इसके अलावा इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, तो दादा भाई नेहरू जी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था, याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखेंगे। सारी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। आगे देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले को। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया था, जिसमें CR दास अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव बने थे। ठीक है, याद रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्मिला सत्यनारायण को किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, या फिर ऑप्शन डी ओडिसी। देखिए, उर्मिला सत्यनारायण को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। देखिए, संगीत नाटक अकादमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हम संगीत नाटक अकादमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1953 में। इसके अध्यक्ष हैं अशोक पांड्या। ठीक है। और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए की जाती है, और ये संगीत, नृत्य और नाट्य क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। हम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 के शास्त्रीय नृत्य के कलाकार के कुछ विजेता देख लेते हैं कौन कौन रिलेटेड। देखिए, भरतनाट्यम वालों को जो मिला, भरतनाट्यम के लिए मिला है उर्मिला सत्यनारायण को। कथक के लिए मिला है जगदीश गंगानी को। कथकली के लिए मिला है मार्गी विजय कुमारन को। मणिपुरी के लिए मिला है लतासना देवी को। कुचिपुड़ी के लिए मिला है मड्डाली उषा देवी को। और ओडिसी के लिए मिला है स्नेहा प्राप सामंतराय को। सत्रिया के लिए मिला है भावेन बोर बयान को। मोहिनी अट्टम के लिए मिला है पल्लवी कृष्णन को। और छऊ के लिए मिला है परीक्षित महतो को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इन्हें आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कौन से उपाय किए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है? पॉइंट ए रेपो दर में बढ़ोतरी, पॉइंट बी मुद्रा की पूर्ति में बढ़ोतरी, पॉइंट सी नकद आरक्षित अनुपात में कमी।
देखिए मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई होना, और महंगाई आने का मेन कारण होता है तरलता बहुत ज्यादा हो जाना। तरलता का मतलब हो गया कि मार्केट के अंदर कैश पैसा बहुत ज्यादा हो जाना, उसकी वजह से महंगाई आती है। तो इस महंगाई से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कौन से उपाय अपनाए जाने की संभावना है? देखिए पॉइंट ए, रेपो दर में बढ़ोतरी। जी बिल्कुल, रेपो दर में बढ़ोतरी करेगा आरबीआई। पॉइंट बी, मुद्रा की पूर्ति में बढ़ोतरी। देखिए पहले से ही मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो मुद्रा की पूर्ति कर देगा तो और ज्यादा महंगाई हो जाएगी, तो पॉइंट बी तो गलत हो जाएगा। अच्छा पॉइंट सी, नकद आरक्षित अनुपात में कमी। देखिए नकद आरक्षित अनुपात में कमी नहीं करेगा, बल्कि इसे ज्यादा कर सकता है, इसे कम नहीं कर सकता है। और पहले आप ये देख लें नकद आरक्षित अनुपात होता क्या है। देखिए बैंकों को अपने कुल जमा का 4% पैसा आरबीआई के पास रखना होता है, तो वो होता है नकद आरक्षित अनुपात। जब उसे कैश पैसा, जब मार्केट में उसे पैसा कम करना पड़ेगा, कम करना होगा आरबीआई को, तो वो नकद आरक्षित अनुपात में बढ़ोतरी करेगा, कम कमी थोड़ी करेगा। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली ए। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा अभी हम देख लेते हैं रेपो रेट के बारे में। देखो रेपो रेट क्या होता है। देखिए आरबीआई बैंकों को 214 दिन के लिए जिस दर पर ऋण देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, जिस इंटरेस्ट पर ऋण देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। और कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो होता है जब बैंकों को अपनी कुल जमा का 4% पैसे आरबीआई के पास रखना होता है और इस पर कोई भी ब्याज नहीं देती है आरबीआई, तो ये होता है सीआरआर, नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है? ऑप्शन ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना को, या फिर ऑप्शन डी तृतीय पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, पीसी महालनोबिस योजना जो कहा जाता है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा ये चौथी, दूसरी, पहली, तीसरी, हम ये सारी पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 से शुरुआत हुई थी, 1956 तक चली थी। ये हेराल्ड डोमर पद्धति पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। ठीक है, और इस योजना में भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनी थी। और ये वाली जो योजना थी प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल रही थी। ठीक है, अब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चली थी, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और ये वाला क्वेश्चन अभी एग्जाम ये पूछा गया है इसमें। इसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों को भारत में स्थापित करना था, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर और रोजगार के अवसर पैदा हो सके भारत के अंदर। ठीक है, और इस योजना में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगे। इस योजना में ही राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई सोवियत संघ के सहयोग से और दुर्गापुर यूके के सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन आता है भैया कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चली थी, इसका उद्देश्य कृषि तथा उद्योगों को बढ़ाना था और इसमें ही बुनियादी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र में विस्तार तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना इसका उद्देश्य था, ताकि भविष्य में 10 साल के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगिकीकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, इसकी में और इसी में तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में लगा, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रही और इसकी विफलता के कारण थे 1965 में चीन युद्ध होना, फिर इसके बाद 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होना, फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होना, इसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होना और लगातार 2 वर्षों तक भारत में सूखा पड़ने की वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही। और इसके बाद फिर 3 वर्षों का योजना अवकाश लिया गया, यानी कि 3 वर्षों तक फिर कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। तो इसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना बनी और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में बनी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना बनी थी 1969 से 1974 में। ये 3 वर्ष के गैप के बाद बनी थी, यानी कि 1966 में वो खत्म हो गई थी, 1966 में 1969 में ये बनी थी। ठीक है, याद रखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना, इस योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर DR गाडगिल ने तैयार किया था, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप। ठीक है, और इस योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। ये योजना असफल रही क्योंकि इस दौरान उड़ीसा में चक्रवात आ गया और 1971 में बांग्लादेश युद्ध हो गया तथा शरणार्थी संकट आ गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ फैक्ट। देखिए पंचवर्षीय योजना जो कि सोवियत संघ के संविधान से ली गई है,
पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। तो योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना बनाती थी, लेकिन अब हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है क्योंकि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, देखिए योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं और अब तक हमारे भारत में केवल 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं, जिसमें से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक बनी थी और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक बनी है और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। केवल हमारे भारत में 12 पंचवर्षीय योजना बनी है 2017 तक। 2017 के बाद में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है, क्योंकि अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और नीति आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक की तरह कार्य करती है। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पावलकुट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो पावलकुट मिजोरम का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। ठीक है, याद रखेंगे। मिजोरम के और भी कुछ उत्सव देख लेते हैं। देखिए चापचरकुट, मीमकुट, थालफावांगकुट, पावलकुट, ये है मिजोरम के कुछ त्योहार। ठीक है, जहां जहां कुट आ रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि वे मिजोरम के ही है। ठीक है, गुजरात के देख लेते हैं। मोढेरा उत्सव, माधवपुरा मेला, अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग उत्सव, पतंग महोत्सव, रण उत्सव, खेल महोत्सव, भवनाथ मेला, बौथा मेला, शामलाजी मेला, तारनेतर, ये गुजरात के हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देखेंगे केरल और हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं। देखिए केरल के देखते हैं। केरल के हैं विशु, ओनम, त्रिशूरपुरम, थय्यम, अरट्टू, पोंगाला, अट्टकालू, वेल्लमकाली, नौका दौड़, ये केरल के हो जाते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के हैं कोयल म्यूजिक फेस्टिवल, साजो, चैत्र नवरात्र मेला, पोरी फेस्टिवल, डुंगरी फेस्टिवल, पुलेज फेस्टिवल और नलवाड़ी, गोथी, हालड़ा और महासाजी। ठीक है, ये हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? राज्यों के संघ के अर्थ में इसने हमसे पूछा है कौन सा एक कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया है प्रशासनिक सुविधा के लिए। ऑप्शन बी, भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। देखिए ये गलत हो जाएगा कि भारतीय संघ कोई समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि समझौता टूट जाएगा तो कोई भारत का कोई भी राज्य अलग हो जाएगा। भारत का कोई भी राज्य हमारे भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियों की गणना करता है। ये बिल्कुल सही बात है भैया, हमारे पास सूची है, राज्य सूची है, केंद्र सूची है और समवर्ती सूची है, तो अलग अलग सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य की शक्तियों की गणना करते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉइंट ऑप्शन डी देखते हैं, संघ और समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसको पादप जगत के स्थलचर कहते हैं? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी थैलोफाइटा, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। किसको कहते हैं पादप जगत का जल स्थलचर, यानी कि उभयचर किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। देखिए पादप जगत को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन से, इसमें सबसे पहले पुष्पोद्भिक और अपुष्पोद्भिक। सबसे पहले अपुष्पोद्भिक को देख लेते हैं, और अपुष्पोद्भिक को तो 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और एक है पुष्पोद्भिक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक अनावृत बीजीय और एक आवृत बीजीय। ठीक है, अब हम देखेंगे अपुष्पोद्भिक और पुष्पोद्भिक, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अपुष्पोद्भिक, इन पौधों में कभी भी फल फूल नहीं उगते हैं, ये छोटे होते हैं अपुष्पोद्भिक पहले। अपुष्पोद्भिक इनमें फल और फूल नहीं उगते हैं, जैसे कि इसके हैं थैलोफाइटा, अपुष्पोद्भिक में आता है। ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है और इसमें जड़, तना, पत्ती का विभाजन नहीं दिखता है। और थैलोफाइटा को 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु, ये सब थैलोफाइटा के अंतर आते हैं। ठीक है, अच्छा जीवाणु की खोज एंटोलिवन ल्यूवेनहॉक ने की थी, जीवाणु की खोज याद रखेंगे। आगे चलते हैं ब्रायोफाइटा ये उभयचर होते हैं, यानी कि जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं, क्योंकि यह जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। इसमें जेमा कप के द्वारा अलैंगिक जनन होता है ब्रायोफाइटा में, याद रखेंगे। ये मृदा अपरदन को रोकते हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं इनमें। ठीक है,
इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा में। ये काई जो होती है वो ब्रायोफाइटा होती है काई। और इसमें एक आती है स्फेग्नम काई, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ये अपने बाहर का 18 गुना पानी सोख लेती है, स्फेग्नम काई। काई का नाम क्या है? स्फेग्नम। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एजोला इक्विस्टेस। एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, यानी कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है एजोला। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देखेंगे पुष्पोद्भिक। ठीक है, पुष्पोद्भिक में देखते हैं, देखिए ये पौधे बड़े होते हैं, इनमें फल फूल पत्ती लगते हैं और इनको भी दो भागों में बांटा जाता है, एक अनावृत बीजीय और एक आवृत बीजीय। अनावृत बीजीय क्या होते हैं? इनके बीज के बाहर कोई आवरण नहीं होता और ये पौधे पर्वतीय ढाल पर पाए जाते हैं। इनका फूल एक लिंगी होता है, अर्थात पुमंग और जायांग दो अलग अलग फूल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं जैमिया, साइकस, सिकोया, चीड़, देवदार, ये अनावृत बीजीय है। ठीक है, आवृत बीजीय को देख लेते हैं। इनके बीज के बाहर फल का आवरण होता है और ये दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री केवल एक बीजपत्री होते हैं, मतलब इसमें बीज जो होते हैं केवल एक बीजपत्री होते हैं, और अर्थात बीजों को दो भागों में आसानी से नहीं बांट सकते हैं, वो एक बीजपत्री होते हैं, जैसे कि धान, केला, गेहूं आदि है। द्विबीजपत्री, ये द्विबीज, इसमें जो बीज जो होते हैं वो दो पत्री होते हैं, अर्थात इसके बीज को सरलता से दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि आम हो गया, जामुन हो गया, चना हो गया, इनके बीजों को हम दो भागों में आसानी से बांट सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस ग्रह पर बादलों की एक घूर्णी अंडाकार आकृति है जो पृथ्वी से दोगुनी चौड़ी है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है और जो 300 वर्षों से अधिक समय से देखी जा रही है? वो किस ग्रह पर है? ऑप्शन ए वरुण पर, ऑप्शन बी बुध, या ऑप्शन सी बृहस्पति, या फिर ऑप्शन डी शुक्र। तो ये है बृहस्पति ग्रह पर। तो ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ पर है? बृहस्पति ग्रह पर। हम देख लेते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में, और वरुण, बुध और शुक्र के बारे में भी थोड़ी सी बातें देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जाम में बनती है। देखिए बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, पता ही होगा, और इस पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यह हल्का पीला दिखता है। ठीक है, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लीनर किसे कहा जाता है? ठीक है, याद रखेंगे। और ये अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है, लगभग 9.5 घंटे में घूर्णन करता है। और बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? 12 वर्ष लगते हैं, यानी कि यह बृहस्पति ग्रह पर एक साल जो होती है वो 12 वर्ष के बराबर होती है, और एक दिन जो होता है वो 9.5 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, वर्तमान में बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो शनि के पास है। बृहस्पति के पास अभी फिलहाल कितने उपग्रह हैं? 95 उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? ये बृहस्पति का उपग्रह है। इसके अलावा गैनीमेड, क्लिस्टो, लो और यूरोपा, ये इसके उपग्रह हैं। यह तारा और ग्रह दोनों के गुण से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, और इसमें इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम, मीथेन एवं एमोनिया गैस पाई जाती है। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम बुध के बारे में देख लेते हैं। यह सौरमंडल में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। इस पर वायुमंडल ना होने के कारण यह ऊष्मा को रोक नहीं पाता, जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री और रात में इसका तापमान 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर सबसे अधिक तापांतर है 600 डिग्री का। सबसे अधिक तापांतर कितने का रहता है? 600 डिग्री का। याद रखेंगे, सबसे अधिक तापांतर कहाँ पर रहता है? 600 डिग्री का रहता है, और बुध ग्रह पर रहता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा, बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है, और इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन में पूरा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है हमारे पास शुक्र ग्रह। इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, लेकिन वापस जाने नहीं देता, जिस कारण ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म हो जाता है। और इसे सौरमंडल की परी भी कहते हैं, और इस पर प्रेशर कुकर की स्थिति पाई जाती है शुक्र ग्रह पर। ये आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का सहोदर, भगनी, जुड़वा बहन और भोर का तारा और सांझ का तारा भी किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। याद रखेंगे भैया, भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। ठीक है, सब याद रखेंगे इसे। ये अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है, इस वजह से याद रखेंगे कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है? शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है, अर्थात पूरब से पश्चिम घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। और ये अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य का परिक्रमण 225 दिन में पूरा करता है। ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर एक दिन, और मतलब एक दिन 1 वर्ष के बराबर होती है, लगभग 1 वर्ष के बराबर ही हो जाती है यहाँ का एक दिन।
ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, वरुण को देखते हैं। देखिए ये सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है, यह सूर्य का परिक्रमण सबसे ज्यादा समय में लगभग 164 वर्ष में पूरा करता है और परिभ्रमण वो 16 घंटे में पूरा करता है। मतलब परिभ्रमण से मतलब होता है अपनी अक्ष पर घूमता है, वो 16 घंटे में घूमता है। इस पर मीथेन की अधिकता होती है और जिससे ये नीला दिखाई देता है। इसके 13 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्राइटन सबसे प्रमुख उपग्रह है और इसकी खोज, वरुण ग्रह की खोज 1846 में जॉन गार्ले ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चविट्टुकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चविट्टुकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। देखिए चविट्टुकली केरल से संबंधित है। ठीक है, और केरल से और कौन कौन से नृत्य हैं इसे देख लेते हैं। देखिए केरल में होता है काकरसी काली, दप्पू काली, वेला काली, मार्गम काली कुमति और सरपम घुलल और थम्पी थुलल। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन से, काकरसी काली, दप्पू काली, वेला काली, मार्गम काली कुमति और सरपम घुलल और थम्पी घुलल और है कवादी ओट्टम और कड़वा। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हैं? देखिए भूमि गोबी, भामाकलापम, बोतालू, बाथाखम्मा, वीरनाट्यम, कुम्मी, सिद्धि माधुरी और घंटा मर्दाला। ठीक है, कौन कौन से? गोबी, भामाकलापम, बोतालू, बाथाखम्मा, वीरनाट्यम, कुम्मी, सिद्धि माधुरी और घंटा मर्दाला। आगे देखते हैं, गुजरात के देख लेंगे। गुजरात में होता गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरिथुम, पनिहारी, भवई। ठीक है, ये होते हैं गुजरात में। कौन कौन से? गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरिथुम, पनिहारी, भवई। हरियाणा के हैं झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा और गुग्गालूर, रासलीला, सांग और छवि नृत्य और खोरिया। ठीक है, ये हरियाणा के कौन कौन से? झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गालूर, रासलीला, सांग और छवि नृत्य और खोरिया, ये हरियाणा के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम वस्तुओं को विभाजित किया गया है किसमें? ऑप्शन ए कच्चा माल और अर्धनिर्मित वस्तुओं में, ऑप्शन बी एकल वस्तुएं और मिश्रित वस्तुओं में, ऑप्शन सी उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं में या फिर ऑप्शन डी युद्ध वस्तुएं और नागरिक वस्तुएं। ठीक है, अंतिम वस्तुएं वो होती हैं जिसको हम डायरेक्ट उपभोग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अंतिम वस्तुओं का मतलब होता है जिसको हम उपभोग करते हैं। देखिए कच्चा माल तो अंतिम वस्तुओं में नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, एकल वस्तुएं और मिश्रित वस्तुएं, ये भी नहीं आएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी उपभोग वस्तु, अंतिम वस्तुओं को उपभोग वस्तुएं भी कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपभोग वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वस्तु के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसे उपभोक्ता के द्वारा सीधे इस्तेमाल के लिए खरीदा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए खरीदते हैं। अंतिम वस्तु को उपभोक्ता वस्तु भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों होती हैं। टिकाऊ जो चीजें बार बार उपयोग में आ जाती हैं वो अंतिम वस्तु को, वो टिकाऊ वस्तु हो जाती हैं। जैसे कि चप्पल है, मोटर है, फ्रिज है, कूलर है, होती ये भी अंतिम वस्तु है, लेकिन ये बार बार यूज में आती हैं। ठीक है, गैर टिकाऊ, इनका उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है, ये गैर टिकाऊ होती हैं। जैसे कि ब्रेड, आटा, फल, ये सारी चीजें होती हैं गैर टिकाऊ होती हैं। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखेंगे अंतिम वस्तु से रिलेटेड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किस जर्मन रसायनज्ञ ने वसा अम्लों के लवणों के विलयनों के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीकी का प्रयोग किया था? किस जर्मन रसायनज्ञ ने किया था? ऑप्शन ए सेसिलिया पाई, ऑप्शन बी मार्सेलिन बार्थेलोट, ऑप्शन सी गियोलियो नट्टा या फिर ऑप्शन डी हर्मन कोल्विन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हर्मन कोल्विन है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए जयचंद और महमूद गजनवी, ऑप्शन बी जयचंद और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गजनवी या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, देखिए जयचंद और महमूद गजनवी के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ क्योंकि इनमें ही काफी डिफरेंस है, और पृथ्वीराज तृतीय महमूद गजनवी इनके बीच भी कोई युद्ध नहीं हुआ। तो ए और सी के बीच तो कोई युद्ध ही नहीं हुआ था। डी देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी इनके बीच युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जो कि पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। ठीक है,
अच्छा, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। देखिए, जो इसे हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय ही था। ठीक है, बात एक ही है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में पद्म विभूषण मिला। 2023 में उन्हें किस श्रेणी में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए साहित्य और शिक्षा, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी सार्वजनिक मामले, या फिर ऑप्शन डी व्यापार और उद्योग। देखिए, मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वजनिक मामले। देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में मिले हैं जी, बिल्कुल मिले हैं। कितने लोगों को मिले हैं, किस किस को मिले हैं, इसे हम देख लेते हैं अभी। देखिए, पहले हम पद्म पुरस्कार के बारे में देखेंगे। पद्म पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहले दिया था पद्म विभूषण, सबसे बड़ा होता है, उसके बाद फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला सर्वोच्च पुरस्कार हुआ था भरतनाट्यम, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री है। ठीक है, ये पुरस्कार साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है पद्म पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अब हम देखेंगे, देखिए 2024 के पद्म पुरस्कार विजेता के नाम, और देखिए 2024 में 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला। कितने लोगों को? 132 लोगों को, जिसमें से 30 महिलाएं, 9 मरणोपरांत व्यक्ति और 9 विदेशी NRI PIO OCI शामिल है। पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में देखते हैं और देखेंगे कितने लोगों को मिला पद्म विभूषण पुरस्कार। देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। प्रथम अलंकृत व्यक्ति हैं सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य, और ये इस बार 2024 में 5 लोगों को सम्मानित किया गया। ये पांचों के पांचों नाम आपको 100% याद रखने, क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वैजयंती माला को जो कि आर्ट्स से क्षेत्र से हैं और तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, वैजयंती माला को मिला। वैजयंती माला भरतनाट्यम की कलाकार है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा वैजयंती माला से रिलेटेड, किसी न किसी शिफ्ट में तो बनेगा ही बनेगा। देखिए, कोनिडेला चिरंजीवी, ये आर्ट से रिलेटेड हैं और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एम वेंकैया नायडू, ये पब्लिक अफेयर से रिलेटेड हैं, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और बिंदेश्वर पाठक, ये सोशल वर्कर है और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और पद्म सुब्रमण्यम, ये आर्ट से रिलेटेड है और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये पांचों के पांचों नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार 17 लोगों को मिला है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ के नाम लिखे हैं। सबसे पहला है एम फातिमा बीवी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एम फातिमा बीवी इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी और इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये उन्हें मरणोपरांत और सम्मानित किया गया है। ठीक है, नंबर दूसरे पे आते हैं मिथुन चक्रवर्ती, जो कि कला से क्षेत्र से हैं। होम्स जी एन कामा, जो कि साहित्य के क्षेत्र से हैं। राम नायक, जो कि लोक कार्य के क्षेत्र से हैं। 5वें में आते हैं दत्तात्रेय अंबादास मयालू, जो कि कला के क्षेत्र से हैं। और उषा उतुप, ये भी कला के क्षेत्र से हैं। विजयकांत कला के क्षेत्र से, और प्यारेलाल शर्मा, ये भी कला के क्षेत्र से हैं। इसके अलावा श्री तेजस मधुसूदन पटेल, ये मेडिसिन के क्षेत्र से हैं। ठीक है, ये हमने कुछ के नाम लिख लिए पद्म भूषण के लिए, पद्म भूषण के। और 110 लोगों को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? ऑप्शन ए 117 पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी 324 पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 103 पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना से रिलेटेड फैक्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में बनते ही बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं और हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। देख लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी कराया है, आज फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से हमारे दिमाग में चीजें बन जाती हैं। देखिए, जनगणना के मुख्य तथ्य। सबसे पहले भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी और पूरी तरह से जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में हुई और प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य। देखिए, 2011 के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है और नगरीय जनसंख्या जो है वो है 31.2%। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जिसकी आबादी 6 लाख है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है।
सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की है 94% और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है 61.8%। और तो भारत की साक्षरता दर है वो है 74.04%। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। भारत में महिला साक्षरता दर है 65.46% और भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। याद रखेंगे सारी चीजें। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश का है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है एर्नाकुलम जो कि केरल का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे, मुंबई का है, जिसकी आबादी 1.1 करोड़ है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग, अरुणाचल प्रदेश का है। भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 पर प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। और सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और 2001 से 2011 तक भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.64% है। इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखेंगे। अच्छा, आज की हमारी क्लास बस इतनी ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।